विगत 3 वर्षों ने ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस, ये नए शब्द हमारी ज़िंदगी में ला दिए हैं जो हमारे श्वसन प्रणाली पर प्रहार करते हैं। और हम जानेंगे कैसे योग हमें इससे बचा सकता है। देखिए, आज वायु हमारे प्राण को लेकर चलती है। मान लीजिए कि वायु ना हो तो क्या होगा? 2 पल में हमारा जीवन ना रहेगा। कितनी कीमती है ये वायु। और श्वसन हम छोड़ ही नहीं सकते 10 पल के लिए भी। हमें लगातार उसे लेते रहना होता है। हम आज ये जानेंगे कि योग विद्या, योग प्रणाली, योग सिस्टम ने हमारे को कितना वैज्ञानिक तरीके से हमें स्वस्थ रहने के लिए चीज़ें हमें दी हैं। आज नमस्कार, मेरा नाम पीयूष है, पीयूष श्रीवास्तव। मेरे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र जाटव, फेलो इंडियन फिलोसॉफिकल रिसर्च काउंसिल। और आपने बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद इस विषय पर हमसे चर्चा करने की आज समय निकाला है। तो डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि कितना संतुलन और किस तरह से श्वास को लेने की प्रक्रिया योग हमें सिखाता है कि वो हमें स्वस्थ रहें, और इसका कितना असर होता है हमारे जीवन पे, स्वास्थ्य पे, कि हम सही तरह से श्वसन करें तो हमें किसी भी प्रकार के विषाणु से, किसी भी प्रकार के वायरस से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। किस प्रकार श्वसन हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। जी प्लीज़ बताएं डॉक्टर साहब। एक बहुमूल्य प्रसंग के साथ आपने इस प्रश्न को प्रस्तुत किया है, और जो प्रसंग आपने लिया है मौजूदा हालातों को लेकर, जो संक्रमण का दौर चल रहा है, त्रासदी का दौर चल रहा है, सक्षम असक्षम, सामर्थ्यवान और गैर सामर्थ्यवान, समाज के सभी वर्ग इस त्रासदी से भयभीत हैं। योग विधा में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के बहुत से उपचार कार्यक्रम हैं। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने भी इसको स्वीकृति दी है। सामान्य रूप से व्यायाम करना, दौड़ चाल चलना, टहलना, इसके अतिरिक्त एक आसन पर बैठकर प्राणायाम करना, ध्यान करना, ओम चैंटिंग करना, किसी प्रिय मंत्र का उच्चारण करना, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो योग विधा से जुड़कर शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर एक अच्छा स्वास्थ्य देने का कार्य करती हैं। इसमें श्वसन प्रणाली से जोड़कर, वायु तत्व से जोड़कर, प्राणवायु से जोड़कर जो प्रसंग आपने प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा करना मैं समझता हूँ बहुत बहुत आवश्यक है। जी, तो जैसा अभी हम इस दौर में देख रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन प्रणाली पर प्रहार करने वाला वायरस है। जी। और लोग हमारे यहाँ भीड़ है, बाजार है, और एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। तो किस तरह से जो हमारे मेडिटेशन है जी, या हमारी जो भी श्वसन प्रणाली की एक्सरसाइजेज हैं जी, ये किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं जी, और ये किस तरह से उस पर फर्क डालती हैं? सामान्यतः आज योग के विषय में उपचार से जोड़कर स्वीकृति, स्वीकारोक्ति सामाजिक स्तर पर व्यापक रूप से जानी जाती है। आरंभ में यह समझा जाता था कि योग से मात्र आध्यात्मिक उपलब्धियां या किसी प्रकार का सिद्धि और चमत्कार किया जा सकता है, किंतु बहुत सारे शोध अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि शरीर की आंतरिक प्रणालियां, जिसमें श्वसन प्रणाली है, रक्त संचरण प्रणाली है, मांसपेशियां हैं, पाचन प्रणाली है, इन सभी
महत्वपूर्ण प्रणालियों पर योग की क्रियाओं का गहरा प्रभाव, अनुकूल प्रभाव दिखाई देता है। प्राणायाम करना, आसन करना और श्वसन प्रणाली को ध्यान में रखकर कुछ शुद्धि क्रिया विषयक क्रियात्मक अभ्यास जैसे ही हम प्रतिदिन के अभ्यास में जोड़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। आज की तिथि में कपालभाति के विषय में लोग जानते हैं। आज की तिथि में नवली क्रिया क्या है लोग जानते हैं। त्राटक क्रिया क्या है लोग जानते हैं। ये बीते कुछ दशकों में योग को लेकर जो जन जागरण के कार्य हुए हैं, उन सब बातों की वजह से योग के विषय में लोग अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं। हठ योग में बताए गए आसन प्रकल्प, शुद्धि प्रकल्प और विश्राम प्रकल्प, ये हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्तर पर स्वस्थ बनाने में सहायक हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझाया कि किस तरह से प्राण विद्या, प्राणवायु का अंतर संबंध है और उससे किस तरह से हमारा योग हमें स्वस्थ रखता है। जी तो जो बीच में आपने 3 क्रियाओं का नाम लिया है जी थोड़ा थोड़ा हमें, हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी उन्हें थोड़ा थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए जी ताकि वो उसके बारे में और जानने के लिए ललायत हों और अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सजग होकर के उसका लाभ ले सकें। वर्तमान में प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत कपालभाति, त्राटक, नौली और जल नेति, सूत्र नेति, जो नेति का प्रकल्प है, इसकी मदद से शरीर की क्रिया प्रणाली को मजबूत स्वास्थ्य देने के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। खासकर जल नेति, सूत्र नेति के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। आवश्यकता केवल यह है कि इन क्रियाओं को एक अच्छे निर्देशन में सीखा जाए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, एक अच्छे योग के इंस्ट्रक्टर्स से, आचार्य से मिलकर परामर्श लेकर जो भी हमारी शारीरिक स्थिति है या वर्तमान में रोग या संक्रमण को लेकर जो हमारी शारीरिक अवस्था है, उसको ध्यान में रखकर परामर्श लेकर यदि हम अभ्यास करते हैं तो कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जलनेति, सूत्रनेति, तैलनेति जैसी क्रियाएं हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देंगी। तो ये शोध परख है, जी। इसमें शोध हुए हैं जी। और उस पर स्वास्थ्य लाभ मिला है जी। लोगों को। तो हम ये एक बात और जानना चाहेंगे कि योग आसन और योग दर्शन में संबंधों को जानना बहुत जरूरी है जी किसी भी व्यक्ति के लिए कि अगर उसका लाभ वो लेना चाहे तो कितना प्रभावशाली हो सकता है अगर वो योग आसन के बारे में भी जाने और थोड़ा उसका योग दर्शन भी जाने। देखिए, योग का जो विस्मयकारी पक्ष है या योग का वह पक्ष जो हमें चमत्कृत करता है, ऐसे विषय अधिकांशतः दर्शन की पृष्ठभूमि पर बोले जाते हैं, कहे जाते हैं और विमर्श का विषय बनते हैं। आरंभ में जैसी आपने प्राण विद्या पर बात को शुरुआत में प्रसंग पूर्वक रखा, यहाँ पर यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि एक शरीर के संचालन में वायु तत्व का क्या महत्व है जी। और यहाँ से इसका दार्शनिक दृष्टिकोण स्थापित होता है। जब कभी भी हम शब्द का उच्चारण करते हैं, जो लोग संक्रमण की इस दौर में संक्रमित हुए हैं वो जानते हैं कि बोलने के समय श्वास का संतुलन कितना जरूरी होता है। जी। जब शरीर के भीतर संक्रमण पहुंच जाता है
तो एक शब्द को नाभि से कंठ तक लाने में जितनी शक्ति और ऊर्जा जी, का जी। व्यय होता है, यह वह संक्रमित व्यक्ति ही जानता है। बिल्कुल। तो इसकी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है वो इसके तत्व के दर्शन से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार हमारी श्वसन प्रणाली में वायु तत्व का महत्व है। यही कारण है कि भारत में ऋषि मुनियों ने मंत्र की व्यवस्था दी। शरीर की तंत्र प्रणाली को मजबूत करने के पूर्व एक मंत्र की व्यवस्था दी गई है, जी। जो भारतीय सिद्धों के द्वारा, योगियों के द्वारा गोपनीय विद्या के अंतर्गत सिद्ध हस्त होकर ऊंचे शारीरिक और मानसिक आयामों को छूकर कई अनेक चमत्कारों को दिखा पाने में वे समर्थ हुए हैं। जी। ये इसका दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये इसका जी। दार्शनिक इसकी पृष्ठभूमि है, जी। जो हठयोग का या राजयोग का चरमोत्कर्ष जब अभ्यासी योग को करने वाला व्यक्ति एक अनुशासन में, अनुकूल व्यवस्था में, क्रमबद्धता के साथ अनेक समय तक जब वो अभ्यासरत रहता है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, गुरु के मार्गदर्शन में, तो वो उन उपलब्धियों को प्राप्त करता है जिसमें योग का दार्शनिक पक्ष जो है सुलभ हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से ये समझूं कि जो भी योगासन सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ योगासन सिखाने वालों से ना सीखें, कुछ दार्शनिक पक्ष जानने वालों को भी साथ लें, उनसे जानें, तभी वो बात पूरी तरह से परिलक्षित होगी जैसा कि योग के बारे में समझा जाता है। जी, एक बात तो ये। जी। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे पास जानकारियां आती हैं, जी, वो लोगों को कितनी माननी चाहिए और किस तरह से उसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, हम सभी का, ये सवाल मेरा योग के संबंध में है। जी, हम सभी का प्रथम लक्ष्य तो होना चाहिए कि योग विद्या को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनती है उसके निवारण के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ एक अनुभवी व्यक्ति की राय, मशवरा, सलाह हम लें। जी। एक डिग्री लेकर जो व्यक्ति योग सीख रहा है और डिग्री लेकर आपको सिखा रहा है, वो एक सही विधि हो सकती है कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति से हम प्रशिक्षण लेते जी। हैं, एक अध्ययनशील, एक अध्येता से हम परामर्श लेते हैं। जी। ये एक उचित तरीका है। बिल्कुल। हाँ, सभी विधाओं में लोग ट्रेनिंग लेते हैं। जी, सभी कामों के लिए ट्रेनिंग जी। लेते हैं। ये मार्गदर्शन के लिए हमें एक उचित व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए और वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में डिग्री और प्रमाण पत्र के माध्यम से बहुत से अध्येताओं को, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी आयु वर्ग के प्रतिभागी उसमें सम्मिलित होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और समाज को अपनी उपादेयता को सिद्ध कर भी कर रहे हैं और लोगों को उससे लाभ भी मिल रहा है। तो मेरी सलाह ये है कि उचित मार्गदर्शन इसमें बहुत ज़रूरी है। जी। एक महत्वपूर्ण सवाल हम लोग जो इस दौर में देख रहे हैं वो है पोल्यूशन जी, या पर्यावरण में दूषण। जी, तो क्या योग प्राणायाम हम जब करते हैं तो क्योंकि प्रदूषण तो सभी जगह एक सा होता है, जी। ऐसा नहीं होता कि घर के बाहर अलग प्रदूषण हो और घर के अंदर अलग हो। चूंकि वायु है वो तो सब जगह एक सी प्रसारित होती है। जी, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, जी। लेकिन अगर हम माने कि प्रदूषण है तो क्या योग क्रियाओं के माध्यम से हमारा शरीर उस प्रदूषण से लड़ने में सक्षम होता है? जी। प्रदूषण का जहाँ तक प्रसंग है, चूंकि भौतिक युग है, कल कारखाने हमारे आसपास हैं, नदियों में प्रदूषण परिलक्षित होता है, हवा में प्रदूषण परिलक्षित होता है। घर के आसपास हम गार्डन सर्च कर सकते हैं, वॉक ट्रैक सर्च कर सकते हैं। नदी का किनारा इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। ठंड के दिनों में जहाँ कहीं भी आप अभ्यास करें,
वो एरिया यदि कवर्ड है, हवादार भी होना चाहिए, साथ में कवर्ड भी होना चाहिए। कवर्ड इसलिए होना चाहिए कि जो शीत लहर है वो आपके नासिका मार्ग से कानों में और शरीर को सीधे स्पर्श ना करे, क्योंकि जैसे ही शीत शरीर में सीधे प्रवेश करेगी, आप प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और शीत भी शरीर को सीधे सीधे स्पर्श करती है, तो हो सकता है लाभ की जगह उसका नुकसान शरीर को हो। जी। तो सराउंडिंग आपकी कवर्ड होनी चाहिए, चाहे आप गार्डन में करें, चाहे आप नदी के किनारे करें, चाहे आप घर में करें। पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ जो तात्कालिक प्रसंग है, बहुत सारी चीजें हम तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में सुधार नहीं कर सकते। हमको ये तय करना होगा कि जहां हम अभ्यास कर रहे हैं वो जगह हवादार हो, उसमें खिड़कियां होनी चाहिए, हवा का आना जाना शुद्ध रूप से बना रहना चाहिए, और जो ठंडी हवा का आना जाना है वो सीधा आपके शरीर से संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो जो वाहनों का प्रदूषण है या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है, ये आपको देखना पड़ेगा कि जहां कहीं भी आप अभ्यास कर रहे हैं वायु शुद्ध हो, और जितना शुद्ध वातावरण में आप प्राणायाम, ध्यान और योग के प्रकल्प का अभ्यास करते हैं, उसका उतना ही अनुकूल प्रभाव और लाभ आपको मिलता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी। इससे मुझे आशा है कि हमारे दर्शक इसका पूरा लाभ लेंगे और अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे और ओमिक्रॉन कोरोना जैसी महामारी के बीच में अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।